अभी हम आज के सेशन के दूसरे भाग पे हैं, जहां पर हम आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्हीं दो चीजों को समझते हैं। स्वयं को नुकसान पहुंचाना क्या है? इसके अंतर्गत स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य जैसे कि काट लेना, जला लेना आदि आते हैं। यह अपने तनाव को, दर्द को कम करने या फिर उस पर थोड़ा नियंत्रण रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं। यहाँ पर अपने आप को जान से मार लेने का उद्देश्य नहीं होता है। जब हम आत्महत्या के बारे में बात करते हैं तो जीवन को किसी कारण से समाप्त कर लेने की प्रक्रिया को हम आत्महत्या बोलते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का अपने आप को खत्म कर देने का उद्देश्य होता है। तो अब बात करते हैं कि आत्महत्या का आंकलन कैसे करना है। जब महिलाएं आपके पास आती हैं तो बहुत बार इस तरीके से बातें बोल सकती हैं कि मुझे जीना नहीं है, जीने में क्या रखा है, जिंदगी बहुत बेकार हो गई है। तो जब इस तरीके की बातें होती हैं और आत्महत्या का हमें संकेत लगते हैं तो हमें आंकलन करना जरूरी रहता है। तो आंकलन करने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं जिनकी जांच करनी है, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे, जैसे कि घातकता, इरादा, सुरक्षात्मक पहलू और दुविधा। तो जब इरादे की जांच करेंगे सबसे पहले तो किस तरीके की चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। तो व्यक्ति के जो जीने की इच्छा है उसको समझना है, और जो मरने की इच्छा है उसको भी समझना है। वह कारकों को समझना है, वो वजह जिसके कारण व्यक्ति जीना चाहता है। जो सुसाइड काउंटर है उनको समझना है क्या क्या कारण है, या फिर वो वजहें जिनके कारण व्यक्ति मरना चाहता है उनको भी डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि हमें वैसा ही उनको उपचार देना है। फिर आत्महत्या के लिए जो एक व्यक्ति की पक्की इच्छा बन जाती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जांच करेंगे। दूसरी बात है घातकता का जो जांच है वो कैसे होगा। सोचे गए जो प्रयास है उसके बारे में हम जांच करेंगे, उसकी कितनी तैयारी है उसके बारे में हम जांच करेंगे। सोचे गए प्रयास की जो एक उपलब्धता है, अवसर है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम। प्रयास करने के लिए जो एक क्षमता की भावना होती है उसकी भी जांच करेंगे कि अगर अपने आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना है तो जो उसकी क्षमता है कि क्या व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस क्षमता की जांच करेंगे। वास्तविक प्रयास की उम्मीद अपेक्षा का होना, सोचे गए प्रयास की सच में तैयारी करना, उसको जांच करेंगे। सुसाइड नोट लिखना, अगर व्यक्ति सुसाइड नोट लिखता है तो इसका मतलब घातकता बहुत ज्यादा है। आत्महत्या के विचार को लोगों से छुपाना, यह सब चीजें घातकता के आंकलन के अंदर आएंगी। फिर बात करेंगे आत्महत्या के विषय में दुविधा का होना। अधिकतर लोग आत्महत्या के प्रयास के बारे में दुविधा में होते हैं। वह लोग जीना भी चाहते हैं और मरने के बारे में भी सोचते हैं। यह मन में होने वाला एक उतार चढ़ाव है। यह जिंदा रहने से होने वाले दर्द से छुटकारा पाने का और रास्ता उसे छुटकारा पाने का एक रास्ता सा दिखाई देता है। कई लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं वो वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते हैं, वह मरना नहीं चाहते हैं। बस इतना है कि वह अपने जीवन से नाखुश होते हैं। अगर सहारा दिया जाए तो जीने की इच्छा बढ़ाई जा सकती है और आत्महत्या का खतरा कम हो जाता है। तो बहुत जरूरी है इस दुविधा के बारे में जांच करना, क्या व्यक्ति वाकई में ही मरना चाहता है या फिर वो बहुत ज्यादा परेशान है इस वजह से ऐसा स्टेप उठाना चाहता है। तो अगर आप ये दुविधा को समझ सकते हैं तो आप उनकी जीने की इच्छा को बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे सुरक्षात्मक कारक के बारे में। जब हम आत्महत्या की जांच की बात करते हैं, यहाँ पर हम सहयोग का उपलब्ध होना, तो जो महिला आती है या फिर कोई बच्चे आपके पास आते हैं या कोई भी जो आत्महत्या करना चाहता है तो उनको किस तरीके का सहयोग उनकी जिंदगी में उपलब्ध है उसके बारे में जांच करेंगे। मुश्किलों को सुलझा पाने की जो खुद की कैपेसिटी है, उनसे मुकाबला कर पाना तथा खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढाल पाना, उसकी क्षमता के बारे में जांच करेंगे। आत्मसम्मान की भावना और जीने में किसी
मतलब का देख पाना, सांस्कृतिक, धार्मिक या फिर व्यक्तिगत जो विश्वास है जो आत्महत्या को रोक सकता है, उसके बारे में जांच करना। अभी बात करेंगे जोखिम वाले कारक। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम सुसाइड में देख सकते हैं और सुसाइड का रिस्क बढ़ा सकते हैं। आघात या फिर ट्रॉमा का मौजूद होना, हिंसक घटनाएं जैसे बलात्कार या किसी बड़ी घटना का घटना, लंबे समय तक किसी तनाव का बने रहना जैसे घरेलू हिंसा या फिर आईपीवी का, मानसिक विकार जैसे अवसाद या फिर डिप्रेशन। यदि पहले भी कभी आत्महत्या का प्रयास किया गया हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। सहयोग, सपोर्ट का उपलब्ध ना होना। तो अभी देखते हैं कि कुछ ऐसे चेतावनी के संकेत हैं जहां से हमें अंदाजा लग सकता है व्यक्ति में आत्महत्या के विचार हों, और वो जांच करने में भी मदद कर सकते हैं। तो किस तरीके के हो सकते हैं ये संकेत? मरने की या खुद को मार लेने की इच्छा के बारे में बात करना, खुद को मारने के तरीके की तलाश करना जैसे ऑनलाइन खोज करना, या फिर गोलियां या फिर कुछ जैसे कि रैट पॉइजन होता है उसको घर में छुपा कर रखना और छुपा कर रखना, नाउमीदी की बातें करना और ऐसा जाहिर करना कि व्यक्ति फंसा हुआ है, दूसरों पर बोझ है और उसके जीने का कोई कारण नहीं बचा है, चिंता या फिर चिड़चिड़ापन और लापरवाही का मौजूद होना, बहुत कम या बहुत अधिक समय तक सोना, अकेलापन या अलग थलग रहना, गुस्सा दिखना या बदला लेने की बात करना, और मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव की परेशानी का लंबे समय तक बने रहना। अब बात करेंगे आत्महत्या के बारे में मिथिक और तथ्यों के बारे में। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि आत्महत्या के बारे में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल सही नहीं है। तो उनमें से हमने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ प्रेजेंट करी है, अभी प्रेजेंट करेंगे आपको। तो उसमें हमने कुछ गलत स्टेटमेंट जैसे कि मिथक है उनको प्रेजेंट किया है, और बाद में जो फैक्ट्स हैं, तथ्य, उनको प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मिथक है आत्महत्या का प्रयास या फिर विचार कमजोरी की निशानी है। तो तथ्य क्या है? यह मदद के लिए एक पुकार है। दूसरा मिथक है एक बार जब कोई आत्महत्या कर लेता है तो वह हमेशा आत्महत्या के बारे में ही सोचेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, तथ्य क्या है? आत्महत्या का विचार स्थायी नहीं है। आत्महत्या का विचार और खतरा अक्सर कम समय के लिए रहता है और कुछ खास स्थितियों में बढ़ जाता है, और वो हमेशा नहीं रहता है। तीसरा है आत्महत्या में एक बार बच जाने पर व्यक्ति फिर कभी प्रयास नहीं करता। तथ्य ये है पिछला प्रयास आगे आने वाले आत्महत्या के खतरे का एक बड़ा संकेत है, खास तौर पर जब यह डिप्रेशन की स्थिति या आत्महत्या के प्रयास के एकदम बाद आए। अगला मिथक है लोगों से आत्महत्या के बारे में बात करना या पूछना उनको आत्महत्या के लिए बढ़ावा देगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बल्कि तथ्य क्या है? आत्महत्या के बारे में पूछने से लोगों को इसके बारे में बात करने का मौका मिलता है। लोगों से आत्महत्या के विचारों के बारे में पूछने से हमें जोखिम वाले लोगों की पहचान करने में आसानी होती है और उन्हें सहायता प्रदान करने में भी मदद मिलती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर मदद की तलाश में रहते हैं। अगला मिथक है केवल मानसिक रोग से ग्रस्त लोग ही आत्महत्या करते हैं। तो 5 में से 1 व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी आत्महत्या के बारे में जरूर सोचा है। आत्महत्या से मरने वाले सभी लोगों को मृत्यु के समय मानसिक समस्याएं नहीं होती हैं। हालांकि बहुत से लोग जो खुद को मारते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक खराब स्थिति में होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको मानसिक बीमारी होगी और आप उसी समय पर ही आत्महत्या के आपको विचार आएंगे या फिर आप करेंगे।
कई बार कुछ ऐसी परेशानियां, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती है पैसों के संबंधित कि आप उस समय में भी स्टेप उठा सकते हो, पर आपको जरूरी नहीं है कि मानसिक समस्याएं होंगी। अगली जो मिथिक है, आत्महत्या हेरिडिटरी होती है और परिवारों में या फिर खून में चलती है। तथ्य है, हालांकि परिवारों में किसी का आत्महत्या का होना व्यक्ति को मानसिक और जैविक तौर पर कमजोर बना देता है, मगर जरूरी नहीं है कि उसका कोई पारिवारिक इतिहास भी हो। तो जरूरी नहीं है कि हेरिडिटरी ही हो, उसके बिना भी व्यक्ति आत्महत्या के विचार आ सकते हैं और कर भी सकते हैं। अगला मिथिक है, जिन लोगों की पर्सनालिटी विशेष और अलग तरह की होती है वह आत्महत्या का प्रयास करते हैं और मरते हैं। तथ्य क्या है? किसी के भी मन में आत्महत्या के विचार आ सकते हैं और उनके पर्सनालिटी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आत्महत्या एक जटिल व्यवहार है जो एक नहीं बल्कि कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि समाज में अपमान होना, पैसों की भारी दिक्कत होना आदि। अगला मिथिक है, ज्यादातर आत्महत्याएं बिना किसी चेतावनी के अचानक हो जाती हैं। बल्कि तथ्य क्या है, जो आत्महत्याएं हैं दिनों, हफ्तों या महीनों के दौरान कुछ चेतावनी या संकेत देती हैं। इन संकेतों की पहचान करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने अभी पीछे चेतावनी के संकेतों के बारे में पढ़ा है, तो उस तरीके के संकेत अक्सर देखने को मिलते हैं, पर उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला मिथिक है, जो लोग आत्महत्या के बारे में बात करते हैं वे वास्तव में ऐसा करना नहीं चाहते हैं, बल्कि ऐसा सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। तो तथ्य क्या है? जो लोग आत्महत्या की बात करते हैं वो या तो मदद चाहते हैं या फिर सहयोग चाहते हैं। आत्महत्या के बारे में बात करने को केवल ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार कहकर खारिज नहीं करना है। अगला मिथिक है, केवल एक्सपर्ट ही आत्महत्या की जो जांच है वो कर सकते हैं और उसे रोक भी सकते हैं। सभी आत्महत्याओं को रोका भी नहीं जा सकता है। तो तथ्य क्या है? कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या के चेतावनी संकेतों को पहचान सकता है वह भावनात्मक सहयोग और जो प्रोत्साहन है उसे प्रदान कर सकता है और मदद कर सकता है। हालांकि सभी आत्महत्याओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत सारी पहचानी जा सकती हैं और रोकी भी जा सकती हैं। अभी हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी भी तरीके का मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू कर रहे हैं, तो किन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कौन कौन सी चीजें करनी जरूरी है। सबसे पहला है सुने, ध्यान से सुने और चुप रहने को सम्मान दे। जब महिला आपसे बात कर रही हो, वो चुप रह रही हो, तो उस चीज का भी सम्मान करना बहुत जरूरी है और उनकी बातों को अच्छे से ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओपन एंडेड प्रश्न पूछें, बातचीत को सहज रूप से चलने दें। आपके प्रश्नों को हाँ ना वाले प्रश्न ना पूछकर ओपन एंडेड सवाल पूछे, जैसे कि आपका मन कैसा है, आप दिन भर क्या करते हैं, इस तरीके के प्रश्न। मान्यता दें, सहानुभूति दिखाएं, विचारों और भावनाओं को मान्य करें और जजमेंट ना बनाएं। जो भी महिलाएं आपके पास आती हैं वह बहुत परेशान आती हैं, तो जैसी वो अपनी परेशानी आपको बताती हैं तो उनको सहानुभूति दिखाना बहुत जरूरी है। उनके विचारों और भावनाओं को मान्य रखना भी बहुत जरूरी है। आगे के प्रश्न पूछें, लक्षणों के बारे में, कामकाज पर प्रभाव या फिर जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में विस्तार में जांच करें। जो परेशानियां वो लेकर आती हैं उनको सुनने के साथ साथ, मान्यता देने के साथ साथ आगे की भी जांच करना बहुत जरूरी है। लक्षणों के बारे में, जैसे आज हमने पहले स्लाइड्स में लक्षणों की जांच करी है, उसके बारे में भी डिटेल में पूछें। जो आपने समझा है उसे सारांश में रखें और साथ साथ पीड़िता के विचारों को मान्यता दें। तो रीफ्रेज करना बहुत जरूरी है। जो भी महिला ने आपको अपनी परेशानी बताई है उसको पैराफ्रेज कर कर उसको समराइज करके बताएं, ताकि उन्हें समझ में आए कि आप उनकी परेशानी को समझ गए हैं। फीडबैक, साक्षात्कार के
निष्कर्षों पर चर्चा करें, उपाय या फिर रेफरल प्रदान करें या फिर मनोशिक्षा प्रदान करें। उनकी समस्याओं को समझने के बाद जो भी उपचार जरूरी है या फिर रेफर करना हो या फिर मनोशिक्षा प्रदान करना हो वो आप आगे करें। अभी हम आखिर में जो बात करेंगे वो है आंकलन। जो आंकलन है उसमें क्या करें और क्या क्या ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे आंकलन में क्या करना है, जरूरी रहता है। जांच करते समय सहानुभूति रखें, अधिक ओपन एंडेड प्रश्न पूछें, आंकलन करते समय मदद करने में अपनी रुचि दिखाएं, प्रतिक्रिया को सुने, पूरा समय दें और अपना विचार शांत रूप से रखें और मान्यता प्रदान करते रहें। शारीरिक भाषा को समझने में भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। आकलन करते समय क्या ना करें। बिना रैपो के सवाल पूछने में जल्दबाजी ना करें, गैर जरूरी पूछताछ ना करें, बात करते समय ना टेकें और अपना निर्णय ना दें। पीड़िता की समस्याओं को और अनुभवों को तुच्छ ना समझें, बिना जरूरत के सकारात्मकता प्रदान ना करें। इस जांच को रोज के कामकाज की तरह भी ना करें। इसी के साथ हमारा जो आज का सेकंड प्रेजेंटेशन है वो खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक के साथ संबंधित किसी भी तरीके के प्रश्न है आप अभी पूछ सकते हैं।